Hello. Hi, good evening, everyone. Hi. या गुड इवनिंग। और आज जो है पिकोलो प्लीज, ये जो मेरा डॉग है वो बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। तो अभी हम ऑफिशियली लाइव करने वाले हैं और मेरे साथ होंगे देव भट्ट। आज बात करेंगे हम मेरी किताब लव ड्रग पे। हाय। मुझे लग रहा है कि देव आने वाले हैं और उनके इनविटेशन का मैं वेट कर रही हूँ। Hi, हाय, फाइनली गुड इवनिंग। good evening. Am I audible? या Great, लाउड एंड great. क्लियर। Great to see you, Ira ma'am, and thanks for या having me. सेम हियर। थैंक यू। Yeah. एंड So I'll, थैंक्स टू तन्मय yes, फॉर of अरेंजिंग course. ऑल दिस। Exactly. Thanks, Tanmay, for arranging this amazing session today. And यस। सब लोग जो मुझे जानते हैं, जो विम्स एंड रिलेटिव फैमिली से बहुत पहले से जुड़े हैं, कि हम इस तरह के सेशंस करते आए हैं। और आज एक गैप के बाद हम वापस से इरा मैम के साथ इस नए इरा की शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इरा मैम फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस सेशन। एंड आई रेड योर प्लेजर। बुक, इट्स एन अमेजिंग बुक जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि इतनी अच्छी एक पब्लिकेशन से रिलीज हुई है, एंड देन इट्स गेटिंग सच अ ग्रेट रेस्पॉन्स। सो kudos to you actually. थैंक यू। थैंक यू सो मच। और ये मैं आपको बुक दिखा दूं पहले। ये लव ड्रग, जी, जी, जो बिल्कुल। कि बहुत प्यारी सी अच्छी सी किताब है। और ये पेंगुइन रैंडम हाउस हिंद पॉकेट बुक से आई है और अभी वैलेंटाइंस डे पे रिलीज हुई है। तो मेरी मेहनत, राइटर की मेहनत के साथ जो उसके पब्लिशर हैं, एडिटर्स हैं और पूरी टीम है, उसकी मेहनत होती है, क्योंकि पूरी टीम मिलके एक किताब को तैयार करती है। बिल्कुल सही बात है। एवरीथिंग एवरीथिंग विच बिकम्स सक्सेसफुल, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक अच्छे टीम वर्क का जरूर कंट्रीब्यूशन रहता है। या एंड बहुत सही बात बोली है आपने इरा मैम। तो मैं अपने जो ऑडियंस हैं, जो लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं या बाद में भी इसको देखेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, उनको एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा इरा मैम के बारे में। बहुत ही एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। राइटर तो है ही, आपने जैसा कि देखा कि इनकी बुक रिलीज हुई है 14 को। इसके अलावा अच्छी आर्टिस्ट भी हैं, शी इज अ वेरी गुड पेंटर। इनकी खुद की एग्जीबिशंस होती हैं जो मैंने भी अटेंड करी हैं, मेरी मदर ने भी अटेंड करी हैं बहुत बार। सो माई मदर इज एक्चुअली फॉन्ड ऑफ योर वर्क, इरा मैम। प्लीज या कन्वे एंड माय थैंक्स टू हर। डेफिनेटली, डेफिनेटली। एंड उसके अलावा आप फिल्म मेकर भी हैं, आपने 4 शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई हैं जिसमें आपने स्क्रिप्ट राइटिंग भी की है। सो दैट दैट मेक्स अ लॉट। आप इतने सारी चीजों को साथ में बैलेंस कर रहे हैं। इट टेक्स अ लॉट एक्चुअली टू डू सो मेनी थिंग्स। मुझे लगता है कि सारी जो आर्ट्स हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हम कह नहीं पाते हैं शब्दों में, वो पेंट करके, पेंटिंग के द्वारा आसानी से अपने को हम उसमें दिखा सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और कई बार जैसे फिल्म है, फिल्म जो एक ऐसी फॉर्म है जिसमें आप सारी आर्ट्स आ जाती हैं। उसमें आप म्यूजिक कह लीजिए और आर्ट, फोटोग्राफी और लिखना। जी, तो मुझे लगता है कि सारी आर्ट्स जो मिलती हैं वो फिल्म्स में मिलती हैं, क्योंकि आप खुद एक म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, तो आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कि जी, बिल्कुल। फिल्म एक बहुत बड़ा ऐसा कैनवस है जिसमें हम ये सारी आर्ट्स, जो आर्ट फॉर्म्स हैं, इनको मिला के रंग भरते हैं। तो इस वजह से मेरे लिए काफी आसान था लिखना और पेंट करना, और पेंट करना और लिखना।
और फाइनली ये दोनों चीजों का जो मिक्सचर था वो मुझे फिल्मों की तरफ खींच ले गया, क्योंकि जब मैं अपनी कहानियां सोचती हूँ तो मैं उसे दृश्य में सोचती हूँ, सीन्स में सोचती हूँ। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं उस कहानी को पर्दे के लिए बनाऊं। तो उसी तरह से ये मेरी पहली फिल्म मैंने बनाई थी, शॉर्ट फिल्म 2016 में, फ्लर्टिंग मैनिया, जो कि मेरी ही लिखी कहानी पर थी। तो इस तरह ये सफर शुरू हुआ, एक आर्टिस्ट से राइटर का, और फिर राइटर से फिल्म मेकर का। वाह वाह, बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज है अपने आप में। क्यों मतलब हम लोग एक काम ही करने में लोगों को काफी काफी वक्त लग जाता है अच्छे से, लेकिन आप तीन चीजों को इतने अच्छे से मैनेज कर पा रही हैं, सो बहुत ही कमेंडेबल काम है। एंड आई होप आप आगे भी इस तरह से करते रहेंगे, और ये तीनों जो विधाएं हैं इनमें कुछ नया लेके आते रहेंगे हम सबके लिए। सो जो भी लोग जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। आज इरा मैम के साथ इस सेशन में आप लोग आ रहे हैं, बहुत बहुत खुशी हो रही है। एक मैं छोटा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, हम इस सेशन को आगे कैसे लेके जाने वाले हैं इरा मैम। सो पहले फेज में मैं आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछूंगा आपके बारे में, आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है राइटिंग को लेके और सारी चीजों के बारे जी। में। देन वील मूव ऑन टू योर लेटेस्ट बुक लव ड्रग, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके कैरेक्टर्स के बारे में। एंड देन एट द एंड वील टॉक समथिंग अबाउट तन्मय's फिल्म मर्लिन लाइट्स, बिकॉज यू हैव रिसेंटली सीन द फिल्म। तो यस। उस फिल्म के बारे में आपका क्या एक पर्सपेक्टिव है, कैसे आपने उसको देखा, वो भी हम लास्ट में जानेंगे आपसे। तो हम्म। टेकिंग दिस सेशन फॉरवर्ड, मैं सबसे पहले रमन आपसे यही जानना चाहूंगा कि राइटिंग के लिए जो आपकी इंस्पिरेशन रहे, ये कब और कहाँ से आपको ये मिली कि आपको एक नॉवेलिस्ट बनना है, ये इंस्पिरेशन कैसे आई? मैं जैसे शुरू से डायरी लिखती थी, और डायरी लिखने में कई बार होता है कि आप अपने मन की सारी बातें शेयर करते हैं, खुद को प्रेज भी करते हैं, खुद को डांटते भी हैं, खुद को प्रीच भी करते हैं। तो वो सब मैं लिखती थी बचपन से ही, क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड थी और मेरे पास लोग नहीं थे शेयर करने के लिए ज्यादा, तो मैं अपने आप से शेयर करती थी। फिर मैंने कविताएं वगैरह लिखना शुरू किया, और कविताओं के बाद से मैं कहानियों की तरफ आई। कहानी जो होती है, जैसे मैं कल भी बात कर रही थी सुहास से, कि जो कहानियां होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज जो होती हैं, वो एक तरह से शॉर्ट फिल्म की तरह होती हैं। और जब आप उसे नॉवेल की शक्ल में लिखते हैं तो वो एक बहुत बड़ा उसका कैनवस हो जाता है, बहुत बड़ा उसका प्लॉट होता है। तो नॉवेल और फीचर फिल्म एक तरह से होती है कि जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर्स को आपको संभालना होता है। कई कैरेक्टर्स की कहानियां, क्योंकि आप केवल दो कैरेक्टर्स पे, शॉर्ट फिल्म में क्या होता है या शॉर्ट स्टोरी में आप केवल दो कैरेक्टर्स को लेके 15-20 मिनट खेल सकते हैं, लेकिन आप हम्म। 2.5-3 घंटे केवल दो कैरेक्टर्स को लेके अगर आप चलाएंगे तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो जी। नॉवल में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके साथ साथ और कैरेक्टर्स होंगे, उन कैरेक्टर्स की भी कहानियां होंगी। तो कई कहानियों को लेके चलना वो एक आर्ट है, और उसे साधना पड़ता है, वरना ऐसा नहीं हो कि, क्योंकि कहानी का एक रूल होता है कि अगर एक कैरेक्टर की हमने एंट्री दिखाई है कहीं पे, तो उसकी एग्जिट भी दिखानी पड़ेगी, करेक्ट करेक्ट। कि हर कैरेक्टर का एक मकसद होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे ओ हेनरी एक बहुत फेमस कहानीकार थे, वो कहते थे हम्म। कि अगर आपने किसी कहानी में लिखा है कि दीवार पर एक बंदूक है, तो वो बंदूक कहीं ना कहीं कहानी में चलनी भी चाहिए, उस बंदूक से कोई कत्ल होना चाहिए या उस बंदूक का कोई इस्तेमाल होना चाहिए। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी चीज रचते हैं तो उस चीज का एक उद्देश्य होना चाहिए कहानी में। वो बहुत सिर्फ बहुत इस अच्छी मकसद, बात। हाँ, वो इस मकसद से नहीं जी। कि बस आपको एक फिलर की तरह आपने रख दिया, नहीं। अच्छी हम्म। कहानी वही होती है कि जिसमें जितने करेक्टर्स हैं उनका कोई ना कोई मकसद हो, और वो मकसद उस कहानी को आगे बढ़ाने में हो। या मतलब तो वही है कि एक करेक्टर की एंट्री है तो उसकी एग्जिट भी होगी कहीं ना कहीं। एग्जिट भी होनी चाहिए, और हर कैरेक्टर का एक सिग्निफिकेंस हो, कोई भी चीज प्रॉप की तरह यूज ना हो कि उसका कुछ जी होना जी। यूजलेस हो। बहुत अच्छी बात ये कही आपने। और ये ओ हेनरी जी की जितनी भी मैंने कहानियां पढ़ी, उन सब में मैंने भी ये चीज नोटिस की है। अब मुझे याद आ रही, फेस ऑन द वॉल करके उनकी एक स्टोरी थी, हम्म। जो कि इसी तरह से उसमें हर एक कैरेक्टर, हर एक चीज का भी अपना एक जी। सिग्निफिकेंस था। तो उससे आपकी बात से मैं कनेक्ट कर पाया। जैसे बहुत अच्छी लुटेरा बात आपने बताई। फिल्म, जी, जो जी। लुटेरा फिल्म है वो भी ओ हेनरी की कहानी से ही है इंस्पायर। तो उसमें जो यस। होता है कि वो लास्ट पत्ती को देखती है और उसे उम्मीद है कि ये जब लास्ट पत्ती गिरेगी तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। जो हम्म।
जो लड़की है, जो फीमेल लीड है, तो ओएनडी हम्म की कहानी में भी यही होता है कि वो लास्ट पत्ते को देखता है और इसलिए वो दूसरा बंदा उस पत्ते की जगह पेंट करके आ जाता है। और हम्म। वो पेंट क्या है, वो एक होप है, वो उम्मीद है। ये तो बिल्कुल। है कि वो बीमार है, इतना उसे मरना है, लेकिन वो होप उसे जिंदा रखे कि ये पत्ता जब तक नहीं गिरेगा मैं भी जिंदा मैं रहूंगी। जिंदा रहूं। तो वो होप इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कहानीकार को अपनी कहानियों में होप जगानी चाहिए, या उस कहानी को पढ़ के बाकी लोग इंस्पायर हो, या कहीं ना कहीं वो उनके दिलों को छुए और लगे कि ये तो हमारी ही कहानी है। तभी वो कहानी सबकी होती है, जब लोग उसमें अपना दर्द फील करते हैं, तो या अपनी खुशी फील करते हैं। तो उसी तरह हम्म। मेरी शुरुआत हुई कि शॉर्ट स्टोरीज लिखी मैंने, और उसके बाद फिर नॉवेल्स पे आई, क्योंकि अब तो मैंने नॉवेल्स भी, ये तीसरा नॉवेल है, और उससे पहले गुस्ताखिश, स्वीडिश ऑडियो कंपनी है स्टोरी टेल, वहां से मेरा गुस्ताखिश का आया है, तो वो भी 10 घंटे का नॉवेल है। तो इस ओ तरह अब नाइस। तो काफी मतलब एक्सपीरियंस हो गया है पात्रों को संभालने का। एक और आ रहा है मेरा भी 10 एपिसोड का। तो मुश्किल होता है, लेकिन आपको आदत हो जाती है, और जब आप नॉवल लिखने लगते हैं तो फिर शॉर्ट स्टोरीज में, क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज में क्या होता है कि कम शब्दों में ज्यादा बात कहनी होती है, ये एक पूरी नॉवल में आपको बहुत लिबर्टी मिलती है कि आप अपने पात्रों से खेल सको, एक्सपेरिमेंट कर सको, नए नए चीजें इंट्रोड्यूस कर सको। पर एक शॉर्ट स्टोरी में थोड़ी लिमिटेशन हो जाती है टाइम हम्म। की, और मतलब स्पेस की, ड्यूरेशन की, कि आपको इतनी ही रखनी है। तो मुझे मजा आने लगा, और यहीं से नॉवलिस्ट बनने की शुरुआत हुई। और जैसा है कि एक नॉवेलिस्ट है, जब वो कोई नॉवेल लिख रहा होता है तो वो अपने पात्रों से ही घिरा रहता है। मतलब हम लोग जो हैं, जो ऑथर्स होते हैं, वो अपनी रियल वर्ल्ड में बहुत कम रहते हैं, वो अपनी कहानियों की दुनिया में खोए रहते हैं। और ऐसे में कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के साथ रहना, या नॉर्मल लोगों का रहना, या नॉर्मल लोगों के साथ हम लोगों का रहना, क्योंकि हम दोनों को ही लगता है कि वो पागल है और हम लोग पागल है। मतलब दोनों को, एक दूसरे को लगता है कि यार ये कुछ गड़बड़ है इसके दिमाग में। वही हम लोगों को लगता है कि नॉन क्रिएटिव लोग हैं ना, उनके साथ कुछ गड़बड़ है। तो ये एक अलग अलग दुनिया के लोग हैं, लेकिन मजा आता है, क्योंकि यही जो है, ये पात्र हमारे यहीं से हमें मिलते हैं, इस दुनिया से, हम्म। कैरेक्टर्स। जी। बिल्कुल सही बात है। और यही मैं भी जानना चाह रहा था कि जो इमेजिनेशन है, ये किसी भी क्रिएटर के लिए जब हम कुछ भी नया बना रहे हैं, इमेजिनेशन एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे नॉवेल हो, चाहे फिल्म हो, या पेंटिंग हो। हाँ, हर चीज जी में जी। इमेजिनेशन, मतलब हम ऐसा मानते हैं, इमेजिनेटिव जो आपकी विजन है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सो हाउ, हम्म। मतलब ये किस तरह से, मैं ये हमेशा एक मेरे लिए कौतूहल का विषय रहा है कि रियल लोगों में से रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो आसपास हैं, उनको देख के इमेजिनेशंस कहीं ना कहीं ड्राइव होती हैं, इन्फ्लुएंस होती हैं, या एक पूरी तरह से एक कल्पना भरा संसार ही होता है जो पूरी तरह हमारे दिमाग की उपज होती है। आप किस चीज पे ज्यादा बिलीव करती हैं? मुझे लगता है मतलब कि दोनों ही चीजें सच हैं, और जो फिक्शन होता है वो भी सच होता है। बस जैसे हम्म। बोलते हैं ना कि इस जगह के स्थान, पात्रों के नाम बदल दिए गए, स्थान बदल दिया गया है। जी। लेकिन हर फिक्शन में सच होता है, ये सच है। पर ये हो सकता है कि वो घटना कहीं की हो, किसी और जगह रख दी गई हो, वो करेक्टर्स और हम्म हो, किसी और नाम से आ गए हो। तो सच तो होता ही है, क्योंकि रियल लाइफ से उठाते हैं। बाकी एक प्योरली मतलब ऐसा फिक्शन भी होता है कि जो पूरी तरह इमेजिनेशन होता है, लाइक जैसे हम कोई हॉरर लिख रहे हैं, या कोई सस्पेंस हम्म। थ्रिलर लिख रहे हैं, तो हॉरर में तो इमेजिनेशन ही ज्यादा होती है। तो बिल्कुल। ये वाली बात है कि दोनों ही चीजें सच हैं। और क्योंकि बीइंग अ राइटर, आई एम अ गुड लिसनर, तो मैं हमेशा, मेरे कान खुले ही रहते हैं, मैं बोलती कम ही हूँ और मैं सुनती रहती हूँ अनजानी जगह कई बार। आप बस आप ऑब्जर्व करें ना, तो आपको बहुत कुछ मिलता है। जैसे आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो जी। आप सुन रहे होंगे ना, दो लोगों की बातें सुन रहे होंगे, तो आपको वहां से एक लाइन से ही कोई नई कहानी का आपको वो धागा मिल जाता है, सूत्र मिल हम्म। जाता है। फिर क्या होता है, आपका काम क्या होता है, बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, कि आप उस धागे को लीजिए और उसमें धागे जोड़ते जाइए, और एक पूरी चादर यानी एक कहानी आप तैयार कर लेते हैं। बहुत तो बढ़िया इसी बात है। तरह जो आप जब लव ड्रग पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हमारी जिंदगियों से जुड़ी होती हैं। तो जब जिंदगी से कोई चीज जुड़ती है तो कनेक्ट करते हैं लोग कि हाँ, अरे ये तो मेरी लाइफ की कहानी है, या ये मैंने देखा है। तो वही किसी कहानी की सक्सेस है कि लोग उससे कनेक्ट करें। बहुत सही बात बोली है मैम आपने ये। जी। और थैंक आपने यू। बात कुछ लोग की है शुभकामनाएं दे रहे हैं, धन्यवाद जी आप सभी की बिल्कुल। शुभकामनाओं का। तेजराज जी, गुड इवनिंग। जी जी, गुड जो इवनिंग लोग भी आप जुड़े हैं, सबको। थैंक यू सो मच। जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ।
देव, आप बता रहे जी थे, कुछ पूछ रहे थे। जी इरा मैम, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, जो हम बुक है जिसके बारे में आज हम यहाँ पे हैं चर्चा करने के लिए, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो मैंने बुक पढ़ी, उसके कैरेक्टर्स को भी समझा, शाजिया, मार्टिन, इन सबको मतलब मैं जैसे कीनली मैंने स्टडी किया। सो जी। मेरे कुछ उनको लेके सवाल थे, तो वो मैं आपसे पूछूंगा। हम्म। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपकी इस बुक का फेवरेट कैरेक्टर आपका कौन सा है? मुझे फेवरेट कैरेक्टर मेरा मार्टिन है, क्योंकि वैसे तो प्रोटैगनिस्ट तो शाजिया है इसकी, जी। लेकिन मार्टिन मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत लाइवली पर्सन है, मजाकिया है, दीवानगी से भरा हुआ है और पैशनेट है, और बिना सोचे समझे फैसले लेने वाला है, और जब अपने मतलब प्यार के लिए किसी भी हद तक भी जाने वाला है, और अगर वो गलती करता है तो उस चीज को एक्सेप्ट करता है और उसको ठीक करने के लिए पूरी अपनी कोशिश करता है जी जान से। तो हम्म। इसलिए वो करेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जिस तरह से वो है, फन लविंग है। दूसरी शाजिया जो है, वो अलग तरह की लड़की है, जो कि जिसने अपनी माँ को बचपन में खो दिया है, तो वो काफी सेंसिटिव है, और हर चीज को उसे एकदम परफेक्शन में देखना पसंद है। लाइक प्यार के लिए वो बहुत मतलब पजेसिव भी है, और उस चीज को सोचती है कि मैं 100% मतलब देने वाली लड़की है। तो वो भी बहुत प्यारी है, वो करेक्टर है, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं, और होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे लोग कि जो प्यार को अपनी लाइफ में सब कुछ मानते हैं, जिनके लिए बाकी बिल्कुल सब चीज बिल्कुल। सेकेंडरी है। तो ये दोनों ही करेक्टर अपनी अपनी जगह बहुत खास है मेरे लिए। और बाकी जो और करेक्टर्स हैं, जैसे रिचा है, वो भी एक बीइंग अ फ्रेंड बहुत अच्छी करेक्टर है, जो अपने दोस्त को हर तरह से उसके साथ खड़ी होती है, चाहे वो उसकी दोस्त गलत भी कर रही है तो वो उसे बोलती है कि तू गलत कर रही है, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वो उसे जज नहीं करती है। कई बार होता है जी। ना कि लोग, सबसे पहले हम लोगों को, हम लोगों की फैमिली वाले ही या जो करीबी लोग ही जज करने लगते हैं, जिस वजह से हम ट्रस्ट खो देते हैं, खुद पर भी और उन हम्म। पर भी। तो ये एक अच्छी कैरेक्टर्स हैं कि जो सही गलत बता रहे हैं लेकिन जज नहीं कर रहे हैं, और साथ में साथ हम्म। दे रहे हैं। तो बिल्कुल, अच्छा, मतलब एक मैंने ट्रू कोशिश फ्रेंड की का है कि कैरेक्टर। करेक्टर्स अच्छे हो और लोगों को मजा आए, और लोगों को लगे कि हाँ, हमारे पास भी ऐसे फ्रेंड हो, हमारे पास भी ऐसा लवर होना चाहिए। तो इस तरह वो बिल्कुल इस खांचे में करेक्टर्स खींचे गए हैं। बिल्कुल, और उन सबका सबकी अच्छाइयां हैं तो साथ में कुछ बुराइयां भी हैं। आपने सारे कैरेक्टर्स को एक ग्रे शेड दिया है। सबके जी। अपने अपने फ्लॉज हैं सब, ऐसा नहीं आपने दिखाया कि कोई लार्जर देन लाइफ अनबिलीवेबल कैरेक्टर है इसमें। सब लोग गलतियां कर रहे हैं, गलतियों से सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। सो जी। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि कैरेक्टर्स जो है काफी रिलेटेबल हैं। रियल लाइफ में भी हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, उनसे सुधरते हैं, गलतियों से सब आगे सीख के बढ़ जाते हैं। सो ये बहुत बहुत ही अच्छी एक बात है इस नॉवल की, कि कैरेक्टर्स आर एक्चुअली रिलेटेबल। बट द हम्म। थिंग इज, मेरे को एक कैरेक्टर में मेरा एक बस सवाल रहा। वो लेकिन मैं आगे के लिए बचा के रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता हूँ हमारे रीडर्स को। सो डेफिनेटली एक बार सब लोग बुक पढ़ लें, और उसके बाद हम दोबारा एक कभी सेशन करेंगे जिसमें मैं वो सवाल आपसे पुट करूंगा, जब हमारे काफी हम्म। सारे रीडर्स उसको पढ़ चुके होंगे। उसके पहले जी। मैं एक बार इरा मैम आपसे चाहूंगा, आप हमारे जो लोग भी देख रहे हैं उनको बता दें कि ये बुक कहाँ से खरीदी जा सकती है, क्योंकि आई एम श्योर आपके पास बहुत सारी क्वेरीज आने वाली हैं बाद में। सो दे हम्म। ऑल विल नो। ये किताब 14 तारीख को वैलेंटाइंस डे पे लॉन्च हुई है, रिलीज हुई है, और पेंगुइन रैंडम हाउस एंड पॉकेट बुक से रिलीज हुई है। तो ये बुक आपको अमेजन पे मिल सकती है, और आपके आसपास के बुक स्टोर्स पे भी ये उपलब्ध है। तो लेकिन सबसे अच्छा है कि जब कोविड ने सबको ऑनलाइन शॉपिंग करना सिखा दिया है, और हम सब इस टेक्नो सेवी वर्ल्ड में है, तो मुझे लगता है कि आप अमेजन से अपनी कॉपी बुक करिए, और 1 या 2 दिन में आपके पास किताब पहुंच जाएगी। और उसमें ग्रेट। आपको सर्च करना है, या तो मेरे नाम से ERA इरा TA के टाग से, या लव ड्रग से आप सर्च कर सकते हैं इंग्लिश में लिखकर। और साथ साथ जब आप खरीदें पढ़ें तो उसके बाद अमेजन पे रिव्यू और रेटिंग जरूर करें इस किताब की। श्योर, डेफिनेटली। मैं तो जरूर ऐसा करने वाला हूँ, और हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी जरूर इस बुक को पढ़ेंगे और रिव्यू करेंगे। मैं जरूर, मेरा पूरा यकीन है इस बात पे। सो टेकिंग दिस सेशन फॉरवर्ड इरा मैम, मैं जी। आपसे एक थोड़ा सा एक अलग डायरेक्शन में ले जाऊंगा इस कन्वर्सेशन को, क्योंकि आप एक फिल्म मेकर भी हैं। इसलिए मैं ये हम्म। सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपने ये बुक को कभी आप डेवलप करना चाहें एज अ फिल्म,
तो सबसे पहली चीज तो कि कौन से एक्टर्स हैं जो जो आप इन कैरेक्टर्स के लिए समझते हैं कि अप्रोप्रिएट चॉइस होंगे, और किन्हें लेके आप इसको एज अ फिल्म डेवलप करना चाहेंगे? हम्म। मुझे लगता है कि शाजिया के रोल में एक ऐसी लड़की चाहिए जो इनोसेंट भी हो, तो उसके लिए आलिया भट्ट परफेक्ट रहेंगी। और लड़कों में मुझे लगता है मार्टिन के रोल के लिए शाहिद कपूर काफी अच्छे रहेंगे। एंड द अदर मेन कैरेक्टर असलम, सेकेंडली? असलम, अम, असलम के लिए आप बताइए आपकी क्या चॉइस है असलम को लेके। अरे बहुत सारी चॉइसेस सकती है एक्चुअली। मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा था, क्योंकि एज अ फिल्म अगर आप अभी कभी इसको देखें, तो मैं बस एक विजन आपका देखना चाह रहा था कि किसको आप लेके ये फिल्म बनाना चाहेंगे। मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके लिए। आई थिंक ये विक्की कौशल हाँ, कैन विक्की प्ले द कौशल रोल हो वेरी सकते हैं, वेल। सिद्धांत हो सकते हैं, सिद्धार्थ हम्म। अभी जो आए हैं एक्टर। तो मुझे सिद्धांत लगता है कि चतुर्वेदी। हाँ, सिद्धार्थ चतुर्वेदी हो सकते हैं। तो क्योंकि वो शेड थोड़ा ग्रे ही है, काफी हम्म। अच्छे से इंट्रोड्यूस होता है, काफी पैशनेट लवर दिखता है, लेकिन वो सडनली एकदम से उसकी लाइफ से एग्जिट कर लेता है जी। और लौटता भी है तो वो अपने ही मतलब अपने ही एक मोटो को लेके लौटता है, तो उससे वो है कि वो हम्म। सेल्फिश करेक्टर है। तो हाँ, उसका थोड़ा सा ग्रे शेड है। बाकी मार्टिन का तो थोड़ा सा ग्रे शेड है, लेकिन बाद में वो जिस तरह से कम बैक करता है उसकी लाइफ में, तो वो पैशनेट है। तो ये एक अल्टीमेटली अच्छी एक फिल्म बन पॉजिटिव सकती कैरेक्टर। है और नई जनरेशन काफी अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं। तो आई विश कि जल्दी से इस पे इस कहानी को कहीं ना कहीं कुछ मिले और फिल्म में ये तब्दील हो, जरूर, हम भी नॉर्मली चाहेंगे। कैरेक्टर। बिल्कुल। एक चीज जानना चाह रहा था ईरा मैम आपसे कि नॉवल राइटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? क्योंकि हमारे जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं, जो सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये सवाल है कि क्या बेसिक फर्क होता है एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखने में और एक नॉवल लिखने एक्चुअली जो नॉवल राइटिंग है उसमें आपको लिबर्टी रहती है कि आप कुछ भी कहीं करेक्टर्स अपने हिसाब से करो और अपने हिसाब से किसी भी डायरेक्शन में कहानी ले जाओ। और उसमें कोई टाइम लिमिट भी नहीं होती, आप नॉवल 400 पेज का भी लिख सकते हो। लेकिन फिल्म में में? जनरली होता है कि आपको 1.5 से 2 घंटे की फिल्म बनानी होती है, क्योंकि 3 घंटे की फिल्म भी बहुत आजकल कम हो गई बोझिल हो है और जाती है। बोझिल बिल्कुल। हो जाती है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि स्क्रिप्ट राइटिंग में ये होता है कि आपको हर चीज लिखने में ये होता है कि आप लिखकर कहकर अपनी बात बोल सकते हैं, लेकिन जब आप दिखाते हैं तो उसके लिए कहा जाता है कि शो डोंट डोंट टेल। ये स्क्रिप्ट राइटिंग का रूल है कि शो डोंट टेल। तो हम्म। आपको बताना नहीं है किसी चीज को, आपको ही नहीं बताना कि मौसम बहुत अच्छा है, आपके वो स्क्रीन में दिखना चाहिए कि मौसम अच्छा है, हम्म। तो वो मौसम दिखना चाहिए। अगर आप नॉवल में आप लिखते हैं कि वो करेक्टर बहुत गुस्से में है और वो चीजें उठा के फेंक रहा है, उसके चेहरे पे ये दिख रहा है, लेकिन जब आप वही चीज फिल्म में दिखाते हैं तो वो नॉवल आपको ये नहीं बोलना नहीं पड़ता है कि वो गुस्से में है, आपका करेक्टर दिख रहा है कि वो गुस्से में है, वो चीजें फेंक रहा है। तो ये डिफरेंस है। लिखने में आप कितना भी लिख सकते हो, आप मौसम के बारे में 2 पेज भर सकते हो, लेकिन जब वही चीज आप फिल्म में बताते हो तो आपको एक सीन में दिखाना है कि मौसम कैसा है, और वो आप सीन में ही दिखा सकते हो कि बहुत तेज हवा चल रही है, बारिश हो रही है, और वो मुंह से नहीं बोलना है। तो शो डोंट टेल वाला रूल चलता है। और स्क्रिप्ट काफी एक जो है आपको एक खांचे में लिखनी पड़ती है, आपको उस 2 घंटे की ड्यूरेशन में सारे करेक्टर समेटने हैं, कहानी का एक राइज होना चाहिए, फिर एक वो डेस्टिनेशन पे कहीं पहुंचनी चाहिए। और नॉवल में जो है आप वो लिबर्टी ले सकते हो कि मतलब रूल तो ये रहता है कि कहानी स्टार्ट होगी, हाइट पे जाएगी और ग्रेजुअली वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाएगी। वो रूल तो हम्म। कहानी में भी नॉवल में भी है, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग में आपको एक फॉर्मेट में चलना होता है, जबकि नॉवल में आप लिबर्टी ले सकते हैं। और लिखने में उतना, जैसे फिल्म एक जॉइंट एफर्ट होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग जब आप करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, फिर डायरेक्टर का भी फीडबैक आता है, पूरी टीम का फीडबैक आता है। लेकिन नॉवल जब आप लिखते हैं एक बार तो आप अपने मन का सब कुछ लिख सकते हैं, फिर हो सकता है पब्लिशर का फीडबैक आए, एडिटर का फीडबैक आए।
लेकिन दोनों में काफी अंतर है। ये एक पूरी तरह क्राफ्ट है जो सीखना हम्म। पड़ता है। दोनों ही क्राफ्ट है और राइट। दोनों ही काफी डिफरेंट हैं। लेकिन ये है काफी कि अगर जब आप नॉवल लिख देते हैं तो नॉवल में जो डिटेलिंग हो जाती है वो काफी हेल्प करती है स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे से आपने समझाया है फर्क जो है। और मैं इसको विजुअलाइज भी कर पा रहा था कि फिल्म के अंदर वो एक बिजली के कड़कने या सिर्फ एक एक प्रिसाइज से सीन के अंदर बड़े सटल वे में समझाया जा सकता है, जो हम बुक के अंदर एक लेबोरेटेड वे में जी दिखाते हैं, 2 पेज के अंदर, 1 पेज के अंदर। सो बहुत बिल्कुल। अलग अलग डिफरेंट और डिफिकल्ट आर्ट फॉर्म्स हैं। और आप दोनों में इतना अच्छा कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग बात है ये, इरा मैम। सो थैंक यू। हमारे दर्शक लोग जो जुड़े हुए हैं, उनके अगर कुछ भी सवाल हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप प्लीज टाइप कर सकते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं और इरा जो मैम भी जरूर उसको आंसर देख करने की रहे कोशिश हैं करेंगे। उनको हेलो, गुड इवनिंग। और अगर कुछ सवाल हो, जी थैंक यू, मैं आपकी विशेष पढ़ पा रही हूँ और थैंक यू सो मच। अगर कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना मेरे सामने बैठे ही हैं, पूछ रहे हैं। तो आई आई तो होप सब लोग जो भी पूछना चाहेंगे वो लिख देंगे, हम तब तक इसको आगे ले जाते हैं। जी सो इरा मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने हाल ही में तन्मय की एक बड़ी क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म और लोगों ने बड़ा प्यार दिया जिसको मर्लिन लाइट्स, वो भी देखी जी। है। तो हम्म। उस फिल्म के बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा, आपको कैसी लगी, आपका पर्सपेक्टिव। सेकेंडली कि उसकी स्टोरी लाइन या जिस तरह से स्क्रिप्टिंग हुई है उसके बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल्ड वे में बताना चाहें। मैंने फिल्म तो मैं तन्मय से काफी समय से जुड़ी हूँ और फिल्म का पहले मैंने ट्रेलर भी देखा था। पर वही है कि कई बार होता है हम लोग देख नहीं पाते हैं अच्छी चीज। और फिर कल था कि एक्टर से बात करनी है, लाइव होना ही है, तो मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि मैंने इतनी अच्छी चीज पहले मिस कर दी, पहले क्यों नहीं देखी। काफी अच्छी फिल्म है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो 20 मिनट्स की ड्यूरेशन में वो काफी बड़ा मैसेज देती है। बिल्कुल। और जैसे फिल्म का नाम है मर्लिन नाइट्स, लेकिन उसका ऐसे स्मोकिंग से उतना कोई रिलेशन नहीं है कि हम्म। वो स्मोकिंग को वो कर रही हो। प्रोवो वो एक्चुअली फिल्म इस बारे में है कि आप जब किसी चीज का सपना देखते हो और उस सपने के लिए आप एक कुर्बानी देते हो, तो उस कुर्बानी को आपको जाया नहीं करना है, बल्कि उस चीज के लिए आपको मेहनत करनी है। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम सपने देखते हैं और हम उसके लिए कोशिश भी शुरू करते हैं और फिर क्या होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम उसमें इंटरेस्ट खो देते हैं या हम इतनी मेहनत नहीं करते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जो हमारा कंफर्ट जोन है ना उससे बाहर नहीं निकलते हैं। तो यही फिल्म का मैसेज है कि अगर आपको कुछ चाहिए ना, तो हो सकता है आपको डबल मेहनत करनी पड़े, ट्रिपल मेहनत करनी पड़े, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और जब उस एक्ट जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है और उसको ये मैसेज देके जाती है कि नहीं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुमने जिस चीज के लिए मुझे छोड़ा आज तुमने वो अपना पैशन भी छोड़ दिया। तब बिल्कुल। उसे रियलाइज होता है कि वो अपना पैशन छोड़ के खुश भी नहीं है, और जो उसकी वाइफ है जो उसका इतना ख्याल रखती है वो उसके लिए भी एक अच्छा हस्बैंड नहीं है। तब उसे वो चीज रियलाइज होती है और वो वापस अपने पैशन को अपनाता है और अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। और फिर जब वो अपने पैशन को फॉलो करता है तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा खुशी हमें अपनी लाइफ में तभी मिलती है जब हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं, जिस चीज को बिल्कुल। करने का हमारा दिल करता है। तो जब वो उस चीज को फॉलो करता है तो ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा काम कर रहा होता है क्योंकि उसे अपना जॉब भी करना है, फैमिली संभालनी है, लेकिन वो अपने पैशन को जब फॉलो करना शुरू करता है तो ही इज अ हैप्पी मैन। तो यही एक हम्म। मैसेज है फिल्म का कि आप जो हैं वो जी रहे हैं ना, तो आप सबसे अच्छे और खुशहाल इंसान है, और उसके लिए आपको मेहनत भी करनी है तो आप कर सकते हैं, करना ही चाहिए। तो इसके लिए जी तन्मय बहुत। और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। और उम्मीद है कि तन्मय इसी विजन के साथ बहुत जल्दी कोई अच्छी फिल्म बनाएंगे, फीचर फिल्म बनाएंगे। और इवन आई एम अच्छा वेटिंग लगता फॉर है, दैट। और अच्छा लगता है अपने बिल्कुल। दोस्तों को आगे बढ़ते देखकर, क्योंकि हम सब एक समय में जी रहे हैं, एक युग में जी रहे हैं। तो एक दूसरे को मोटिवेट करना, इंस्पायर होना एक दूसरे से, और एक दूसरे को पॉजिटिव वाइब देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हीरा मैम, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि तन्मय आपकी लिखी हुई एक स्टोरी के ऊपर फिल्म बनाए,
जिसके अंदर मेरा म्यूजिक हो, सो हम तीनों का इंक्लूजन हो जाएगा एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, तो बड़ा बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल, ऐसा हम कुछ हो इस जाएगा। पे हम बिल्कुल, बल्कि इस बारे में तो हम लोग ऑफलाइन मिलके कॉफी के साथ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जरूर जरूर। अब सिंगर है तो मुझे लगता है कि मैं भी काफी मदद कर सकती हूँ, बीइंग अ राइटर। बिल्कुल। लिरिक्स मैं सोच रही थी कि हम अच्छा एक गाना कंपोज करें, तो बहुत सारी बातें हैं जो डेफिनेटली। मिलके हो तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल जल्द ही होगा ऐसा, एंड आई आस्क तन्मय कि जब भी जल्द से जल्द हम लोग ऑफलाइन मिल सकें और डिस्कस कर सकें इन चीजों पे, तो दैट वुड बी एक्चुअली ग्रेट। जी। तो इट वाज एक्चुअली ग्रेट टू हैव यू इरा मैम फॉर दिस सेशन, बहुत बहुत मजा आया। बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, पर मैं चाहता हूँ कि हम लोग बाद में वापस से एक और सेशन करें, और जी इस बुक के बारे में एक डिटेल्ड चर्चा भी करेंगे। इसके कैरेक्टर्स को मैं और ज्यादा अच्छे से स्टडी करना चाहता हूँ, एंड उसके अंदर से मैं कुछ अपने इनपुट्स लेके, कुछ सवाल लेके एक दूसरे सेशन में फिर से आपसे इसको डिस्कस करना चाहूंगा। तो जी बिल्कुल। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं और जल्दी मिलते हैं, होपफुली। हमारे जी दर्शकों के लिए फिर से एक बार अगर कुछ आपको पूछना हो तो प्लीज आप लोग टाइप कर सकते हैं बिफोर वी एंड दिस सेशन। सो हाँ, मैं जैसे देख तन्मय। रही हूँ, मेरी फ्रेंड देख रही है, पल्लवी। हाय पल्लवी, कैसी हो? यस। पल्लवी मेरे बचपन की दोस्त हैं, हम लोग 6th क्लास तक साथ पढ़े थे। तो कई ओ ग्रेट। सोशल मीडिया से इतना फायदा है कि हम लोग अपने कई कई सालों पुराने बचपन के दोस्तों से मिल जाते हैं, और अच्छा लगता है बिल्कुल एक दूसरे को ग्रो करते हुए देखना। दूसरा, मैं लव ड्रग के बारे में कहना चाहूंगी कि बहुत प्यार से ये किताब लिखी है, और अभी तक जितने लोगों ने पढ़ी है इसका बहुत पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। तो आप लोग भी इसे पढ़ें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाएं, लिंक शेयर करें, क्योंकि एक अच्छी किताब को बहुत जरूरी है सपोर्ट मिलना। और इसके लिए बिल्कुल। जो मेरी टीम है, मतलब जो हमारी पब्लिशर साहब हैं, वैशाली जी, और एडिटर मेरी शिवानी खरे जी, और पूरी टीम जिसने पूरा बहुत मेहनत से किताब बनाई है। और जैसे आपको पता ही है कि सोशल मीडिया और ये मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इसकी वजह से जो हम लोग पूरा दिन उस पे मोबाइल पे निकाल देते हैं, रील्स देखने में निकाल देते हैं, तो किताबें पढ़ना लोगों ने बहुत कम कर दिया है। कम कर दिया है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप किताब पढ़ते हैं तो किताब की एक खुशबू अलग होती है, उसको जब आप फील बिल्कुल सही करते बात हैं, है। और जब आप सुकून से बैठे हैं और आप एक किताब पढ़ रहे हैं, अच्छी सी एक चाय के साथ या कॉफी के साथ। और सबसे बड़ी बात है, इसको रिचार्ज भी नहीं करना पड़ता, बल्कि बुक आपको रिचार्ज करती है। जब आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो आप फ्रेश हो जाते हैं, और हम्म। कई नई आपको चीजें मिलती हैं। किताबें पढ़ना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि कई बार आप हर उस एक्सपीरियंस को नहीं जान सकते, जीवन में हर सच को आप नहीं जी सकते हैं, हर झूठ को आप नहीं देख सकते हैं। लेकिन हम्म। किताबों से हम उस राइटर का एक्सपीरियंस लेते हैं, बहुत सारी हमें वो चीजें जो हम नहीं जानते हैं वो जानने को मिलती हैं। और ऑब्वियसली आप फ्रेश हो जाते हैं। जैसे आप 1 घंटा मोबाइल देखेंगे ना तो आप थक जाएंगे, आपकी थक आंखों जाएंगे। में। आंखों में लेकिन दर्द होगा, इरिटेबिलिटी आ जाएगी, बहुत सारी बिल्कुल, चीजें होती हैं। लेकिन जब आप सोने से पहले आधे घंटे भी किताब पढ़ते हैं तो एक अलग दुनिया में चले जाते हैं और बड़ा मजा आता है। तो मैं बिल्कुल। ये बोलूंगी कि किताब पढ़ने की आदत को फिर से डेवलप करिए, क्योंकि ये आपकी सच्ची साथी है, और किताब पढ़ के बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और दूसरा, एक अच्छी किताब को सपोर्ट भी मिलना चाहिए लोगों का। तो जरूर, एंड मैं तो दैट्स यही व्हाट, कहूंगी कि दैट्स व्हाई वी लव आर ड्रग पढ़ें हियर। और मेरी बाकी और किताबें पढ़ें सर्च करके। जरूर, डेफिनेटली। इरा, ये तन्मय मैं हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट आर योर व्यूज ऑन राइटर्स ब्लॉक। ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज जी, आप अगर कुछ। मुझे लगता है जब राइटर्स ब्लॉक होता है, मुझे भी होता है, ऐसा भी समय बीता है जब मैंने 4-4 5-5 महीने कुछ नहीं लिखा, और वो बड़ा फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम होता है। आप कई बार ऐसा होता है कि आप रोने भी लग जाते हैं, आपको लगता है मैं जैसे सोचती हूँ कि जब राइटर्स ब्लॉक होता है मुझे लगता है कि बस अब मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगी और मुझे कुछ और करना चाहिए। तो एक राइटर है ना, वो दिन में कई बार सोचता है कि उसको अपना काम छोड़ के ना कुछ और करना चाहिए, उसे एक चाय की दुकान खोल लेनी चाहिए, या उसे कोई फूड बिजनेस शुरू करना चाहिए, या कुछ और करना चाहिए। इस तरह वो अलग अलग सोचता है, अलग अलग प्रोफेशन। लेकिन फिर क्या होता है, थक हार के वो प्लानिंग भी करता है। मैंने कई बार प्लानिंग की है कि मैं ये करूंगी, लेकिन फिर थक हार के वो वहीं आ जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि लिखने के सिवा मैं और कुछ कर नहीं सकती हूँ। वही चीज हम्म। है जो जिसके लिए मैं बनी हूँ। और राइटर्स ब्लॉक में ऐसा होता है, और ये भी मुझे लगता है जरूरी चीज है। जैसे होता है ना कि जो जमीन होती है, जब हम उसमें खेती करते हैं
और खेती करने के बाद उसको छोड़ देते हैं। जैसे हम्म शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है कि 1 साल के लिए उस जमीन को छोड़ देते हैं ताकि वो वापस फर्टाइल हो सके। एक ही जमीन पे या तो आप उसमें खाद डालिए, नहीं तो पुराने समय में लोग क्या करते थे कि एक जगह खेती करी, उस जगह को छोड़ दिया 2-4 साल के लिए, फिर दोबारा वहां खेती करेंगे ताकि उसको हम्म उसकी वो जो उर्वरता है, उसकी फर्टिलिटी है, वापस मिल सके। तो वही राइटर के साथ है कि आप एक समय में बहुत कुछ काम कर लेते हैं, उसके बाद आप खाली हो जाते हैं। तो वही हम्म ब्लॉक है, जब खाली हो जाते हैं तो वो ब्लॉक है। और उस ब्लॉक को मिटाने के लिए मुझे लगता है अच्छी फिल्में देखनी चाहिए, खूब घूमना चाहिए। और एक राइटर को ना कभी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर वो 5 स्टार में रहता है तो वो उसे एक ढाबे में रहने के लिए भी तैयार है, मतलब ढाबे पे बैठ के चाय पीने में भी उसे कोई झिझक शर्म नहीं नहीं होनी महसूस चाहिए। हो, बिल्कुल बिल्कुल। तभी आप एक हर इंसान के व्यू आप तभी तो दिखा पाएंगे। आप 5 स्टार में बैठ के किसी गरीब की कहानी नहीं लिख सकते। उसके हम्म। लिए आपको लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, आपको सड़कों पे घूमना पड़ेगा, आपको लोकल बस में ट्रेवल करना पड़ेगा। तो मेरे लिए, मैं तो सबसे तन्मय मैं यही करती हूँ, जब मेरे राइटर्स ब्लॉक होता है तो मैं खूब सारी फिल्में देखती हूँ, अच्छी किताबें पढ़ती हूँ और ट्रेवल करती हूँ, पेंट करती हूँ। और कुछ भी नहीं है तो फिर मैं नए नई चीजों की प्लानिंग करती हूँ कि अब मैं लिख तो सकती नहीं हूँ। मतलब क्योंकि राइटर्स जो होते हैं ना बहुत इमोशनल और हाइपर होते हैं, तो वो करते हैं एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है सब खत्म हो चुका है उनकी लाइफ में, वो लिख चुके हैं और फिर वो नया बिजनेस शुरू करेंगे। तो ये भी एक इमेजिनेशन है, और फिर ये इमेजिन करते करते आप वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं, आपका ब्लॉक खत्म हो जाता है, आप लिखना चालू कर देते हैं। तो मुझे बहुत ही लगता है खूबी एंजॉय से करना समझाया। चाहिए, इस फेज को एंजॉय करना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत बड़ी बात समझा दी हीरा मैम, सच में। मतलब आई एम एक्चुअली अमेज कि इतने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, इस पे हमने बहुत सारी फिल्म्स भी बनी हुई देखी हैं जहाँ पे बहुत सारे इसको डेवलप करके इस प्लॉट को बनाया गया है। लेकिन आपने इतने सरल शब्दों में छोटी सी बात कह के इसको बहुत अच्छे से समझा दिया कि इससे कैसे निकला जा सकता है। मतलब मान गया मैं सच में कि आप क्यों इतने अच्छे नॉवेल्स लिख पाते हैं, आपका क्यों एक इतना अच्छा पर्सपेक्टिव है। कुडोज थैंक यू टू यू, देव। थैंक्स थैंक्स अ लॉट फॉर दिस आंसर। थैंक यू, थैंक यू। बाकी और लोग, थैंक यू। चे चैतन्य, थैंक यू। मुझे आपकी लेखनी में बहुत दर्द और जीवन से जुड़ी बातें हैं। मुझे लगता है कि जब तक आप अपने जीवन में दर्द को बर्दाश्त नहीं करते हैं, तब तक आप असली जीवन जीना सीख ही नहीं पाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि रोशनी की कीमत अंधेरे के बाद ही मालूम पड़ती है। तो जब तक आप दर्द को एब्सोल्युटली। नहीं झेलेंगे, और जब हम दर्द में होते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं, तो हमें लगता है हमारे जीवन का अंत हो गया है। लेकिन जब हम उस चीज से बाहर निकलते हैं तो हम बहुत मजबूत होके निकलते हैं। और हम्म ये जो दर्द है, परेशानियां, ये हमें तराशने को आती हैं। तो मुझे लगता है ये फ्यूल है। मतलब मैं तो दर्द को फ्यूल की तरह, एक समय था कि जब मैं बहुत नेगेटिव हो जाती थी चीजों को लेके, कि जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं या आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं भी बहुत डिप्रेस होती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने वक्त के साथ ये सीखा कि ये जो दर्द है, ये एक फ्यूल की तरह आपको लेना चाहिए, कि आप अपने अंदर की आग को उससे जलाए रखो, उस फ्यूल से। ये नहीं कि उस फ्यूल को अपने ऊपर छिड़क के खुद पे आग लगा लो, बल्कि हम्म। उस फ्यूल को अपने अंदर फिल करते रहो, और अपनी जो आपकी आग है स्ट्रगल करने की, आपका एंथुजियाज्म है, उस चीज को तेज करते रहो कि नहीं, मैं क्या इस चीज बात, को पार बहुत बढ़िया। करूंगा, या मैं इस चीज को पार करूंगी, क्योंकि मैं हारने के लिए नहीं आई हूं। तो खुद को मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुरे से बुरे वक्त में भी कई बार कोई आपके साथ नहीं होता, इवन आपके पेरेंट्स भी आपका कहीं ना कहीं साथ छोड़ देते हैं कई बार। लाइफ हम्म। में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। खुद पे ट्रस्ट ना खोना इंपॉर्टेंट है, और जब आप खुद पे ट्रस्ट करते हैं तो पूरी कुदरत फिर आप पे ट्रस्ट करने लगती है, और वो ऐसे लोगों को भेजती है जो आपको ट्रस्ट करें। और फिर वो ऐसे ही चेन बनती है कि आप पे एक इंसान ट्रस्ट करता है, फिर 2 लोग करते हैं, और अच्छे लोगों का कारवा बनता है जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि बहुत स्टार्ट सही। खुद से करें। हम्म। सेल्फ मोटिवेटेड रहना, खुद को हमेशा अंदर से जो आपने बोला, जो अपनी ज्वाला है, जो कुछ अच्छा करने की एंथुसियाज्म, उसको बरकरार रखना एडवर्स सिचुएशंस में, ये जी। एक बहुत बड़ी चीज। हाँ, मतलब ये एक बात और जोड़ना चाहूंगी, सेल्फ लव इम्पोर्टेंट है, बस हाँ नार्सिसिस्टिक हम्म नहीं होना है हमें। हमको आत्ममुग्ध बहुत नहीं होना है, क्योंकि इसमें एक बारीक हम्म। सी लाइन है, सेल्फ लव और नार्सिसिज्म में एक नार्सिसिज्म में। बारीक सी लाइन है। पर नार्सिसिज्म आपको नहीं करना है, क्योंकि उसमें भी तो फिर हमें लगता है कि हम ही सही हैं। लेकिन सेल्फ लव हम्म। में आप खुद को इवेल्युएट करते हैं कि
आप कहाँ सही है कहाँ गलत है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक बैलेंस्ड और अच्छी लाइफ जीने के लिए। क्योंकि आप केवल खुद को, एक है कि जो इंसान केवल खुद को प्यार करता है वो दूसरे के काम का नहीं होता है, और जो केवल दूसरों को प्यार करता है वो खुद के काम का नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप बैलेंस बना के चलिए। आप खुद को प्यार करेंगे तभी दूसरे आपको प्यार कर पाएंगे और आप दूसरों को बिल्कुल प्यार कर बिल्कुल। पाएंगे। तो वो बैलेंस जरूरी है। वो राइटिंग में हो चाहे वो आम जिंदगी में हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए कि आप प्यार करें, सेल्फ रेस्पेक्ट खुद को दें, और हम्म। दूसरे की भी लिमिटेशंस का रेस्पेक्ट करें। तो बहुत बढ़िया बात। मतलब ये लव से टॉपिक सेल्फ मोटिवेशन पे चला गया है। नहीं नहीं, ये एक्चुअली बहुत बड़ा पार्ट है। और आपने जो ये चीज बोली कि जब हम खुद से प्यार करते हैं, सेल्फ लव जब हमारे अंदर होता है, तभी दूसरे लोग भी हमको कहीं ना कहीं रिगार्ड करते हैं, एडमायर करते हैं। अगर एक इंसान खुद में अपने आप को बहुत कम समझता है, या उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो दूसरे लोग भी उसको उसी तरह से ट्रीट करते हैं। ये एक फैक्ट है, कड़वा सच है ये लाइफ का। जी। सो यू हैव टू लव योर सेल्फ, तभी आपको वो रेस्पेक्ट और प्यार दूसरों से भी मतलब मिल पाएगा। कॉम्प्लेक्स तो दोनों ही खराब है, इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी दोनों ही हाँ, कॉम्प्लेक्स सुपेरियोरिटी दोनों खराब ही है। खराब है। आपको बैलेंस लाइफ जीनी है। आप जो हो हम्म। आपको उससे बेहतर बनने की कोशिश करनी है, बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को इस तरह नहीं देखना कि तुम कुछ नहीं हो। हर इंसान हम्म। अपने आप में बहुत कुछ है। आप ये देखिए बिल्कुल। कि आप क्या हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरा तो यही एब्सोल्युटली, मानना बिल्कुल है सही बात। कि जो अच्छा है जो पॉजिटिव है उसको आप लीजिए और आगे बढ़िए। बाकी बहुत कुछ है दुनिया में जो खराब भी है, तो आप हर चीज पे रिएक्शन नहीं दे सकते। हम्म। आपको अच्छे और को चेंज भी नहीं कर देखना है। सकते। जी, आपको बिल्कुल। अच्छे को देखना है, और देखना है किस में आप सबसे अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं, उस एनवायरनमेंट को आपको चुनना है। बहुत सही। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई आपने इरा मैम, मतलब मजा आ गया थैंक यू। सुन के। एंड आई एम श्योर हमारे जो ऑडियंस है उन लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा सेशन। इतनी सारी चीजें सीखने को मिली हैं इस अल्प से समय में कि इसका वाकई में इस सेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लाइफ लेसन्स इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। और जैसा कि इरा मैम ने बोला कि फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है कि क्या अच्छा हम ले सकते हैं और अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। सो आई एम श्योर जी। दिस सेशन विल ऑल्सो हेल्प लॉट ऑफ पीपल कि इसमें से कुछ अच्छा निकाल सकें और उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट भी कर सकें। सो विद दिस आई वुड लाइक टू हैंड इट ओवर टू इरा मैम, और आप इस सेशन को एंड करने से पहले कुछ आप हमारे दर्शकों के लिए मैसेज देना चाहें और जो भी कहना चाहें, एंड देन विल रैप अप द सेशन। या मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि बात करने का मजा तब आता है जब दोनों लोग बात को संभालें। जैसे वो होता है ना, बात से बात बढ़ती है। तो जी। आपने बहुत अच्छे से बातें निकलवा ली, और सवाल भी आपने अच्छे किए। और थैंक यू सो सबसे मच। अच्छी बात है कि आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आपने। तो बहुत अच्छा लगा। और अपने किताब की जैसे होता है ना कि लोग अपने बच्चे के बारे में तारीफ करने के लिए करते ही जाते हैं। अगर आप किसी से बोलो या किसी अपना पेट है तो उसकी तारीफ करेंगे, तो अब ये किताब भी जो है ना ऑथर का बच्चा है, तो मेरा ये बेबी है लव ड्रग, तो उसकी मैं ऑब्वियसली उसके लिए तारीफ करूंगी और घंटों उसके लिए बोल बिल्कुल। सकती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप लोग इसे पढ़ें और बताएं कैसा लगा, और इसको प्यार दें। उसके अलावा मैं आपसे मिलती हूँ और हम लोग कुछ गानों पे भी बातें करेंगे। और जरूर। तन्मय को तो धन्यवाद दूंगी। इसके अलावा जो लोग सुन रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग किताब जरूर मंगाएं अमेजन से, पढ़ें, रेटिंग करें और मोटिवेट करें मुझे, क्योंकि आप किसी काम को, क्योंकि ये जो जर्नी है वो यहाँ तक भी इसीलिए आई है मेरी जर्नी, क्योंकि एक काम को आप लोगों ने सपोर्ट किया है मेरे हर काम को, और उस काम को जब सपोर्ट मिलता है तो आप और मोटिवेट होते हैं, खुश होते हैं प्यार से और आगे बढ़ते हैं। तो लव ड्रग को बहुत सारा लव दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, एंड आई एम श्योर कि ये भी आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार और बहुत सारी खुशियां लेके आए। तो वाह। आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम मिलते हैं और फिर जरूर बातें इरा मैम, होंगी। होप टू और सी यू अब वेरी सुन। मैं इंस्टा पे मैं लाइव मैंने एक दो बार ही किया है, तो मुझे मजा आने लगा है। तो मुझे लगता है कि लाइव करते रहूंगी कम से कम। जैसे डेफिनेटली। बोलते हैं ना, अपनी बातें कहती रहनी चाहिए, हो सकता है कोई तो सुन ही रहा होगा। तो हाँ अपनी हाँ। बातें एंड बोलती रहनी चाहिए और लोग सुनते हैं, और यहीं से कारवां आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। एंड हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि इस जर्नी को, जो सेशंस हमने आज फिर से इरा मैम के साथ में शुरू किए हैं, इसको फिर रेगुलर बेसिस पे आगे ले जाते रहेंगे। एंड इरा मैम डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। हम लोग रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहेंगे,
क्योंकि इरा मैम भी नई बुक्स लेके आएंगी और नई चीजें करेंगी, जिन पे हम हमेशा चर्चा करने के लिए यहाँ पे मौजूद रहेंगे। सो बहुत मजा आएगा। और आप लोगों ने आज इस सेशन में इतना प्यार दिया, जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं जल्दी मिलेंगे आप सबसे। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू देव। थैंक यू सो प्रिया, मच इरा मैम, एंड होप टू सी यू वेरी सून। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू। बाय ओके बाय। जी, बाय बाय। बाय।